नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लल्लन टॉप जीके पर। दोस्तों, लेकर आया हूं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 10 जनवरी की पहली शिफ्ट के सभी 40 में से 40 जीके के सवाल जो कि एनटीपीसी में पूछे गए थे। चलिए तो दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के जीके के सवाल। पहला सवाल जो पूछा गया था वो है कि इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा किस देश ने लॉन्च किया है। दोस्तों, ये इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा रूस ने लॉन्च किया था। दूसरा सवाल जो कि पूछा गया था कि बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इसका भी सही जवाब है कि बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। तीसरा सवाल जो कि एनटीपीसी में पूछा गया कि पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। चौथा सवाल जो कि इस प्रकार से था कि अर्थ समिट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुई थी, इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को घोषित किया गया था। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। और इसके बाद जो अगला सवाल है वो पांचवा सवाल यह है कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों, पांचवा सवाल कि कामाख्या माता मंदिर कहाँ है। दोस्तों, कामाख्या माता मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यहीं पर अम्बुबाची का मेला हर वर्ष लगता है। छठवां सवाल यह है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 172 है। इसके बाद जो सातवां सवाल है वो यह है कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके मध्य। तो दोस्तों, शिमला समझौता इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ था। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत में शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, इसे ही शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो आठवां सवाल है कि 2019 में गल्फ ऑफ थाईलैंड में कौन सा चक्रवात आया। तो जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक। ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म पाबुक 2019 में गल्फ ऑफ थाईलैंड में आया। इससे भारत के अंडमान क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया था। इसके बाद जो अगला सवाल है कि जो कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, पहली बात तो ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस पावर प्लांट के रिएक्टर का नाम पूछा गया था। तो इस रिएक्टर का नाम है कामिनी रिएक्टर। इसके बाद जो 10वां सवाल पूछा गया था कि मियां तानसेन किस गायन से संबंधित है। तो मियां तानसेन दोस्तों ध्रुपद गायन से संबंधित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर तानसेन के बारे में कुछ और बातें, जैसे कि तानसेन का बचपन का नाम रामतनु था। तानसेन का मकबरा और तानसेन समारोह ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं और तानसेन का मकबरा यहीं ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद 11वां सवाल है कि 1944 में गांधी और जिन्ना की वार्ता टूटने के बाद कौन सी समिति बनी थी। तो ये समिति थी सप्रू कमेटी। तो सवाल नंबर 12 है कि क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 किस भारतीय को दिया गया। तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। इसके बाद जो 13वां सवाल है कि नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एंड सेंटर कब स्थापित हुई थी। तो ये कमेटी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा सन 1962 में स्थापित की गई थी। ये स्पेस से संबंधित है। इसके बाद 14वां सवाल है कि इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी द एक्टिविज्म एंड एनवायरमेंटल फिलोसफी ऑफ सुरेंद्र लाल बहुगुणा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉर्ज अल्फ्रेड जेम्स इस पुस्तक के लेखक हैं। इसके बाद 15वां सवाल है, ये भी पुस्तक से पूछा गया था कि चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चंद्रकांता पुस्तक देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। फिर 9 भाषाओं की कॉमन लिपि क्या है। तो ये भारतीय लिपि है। इसमें 9 भाषाओं का संकलन किया गया है। इसके साथ ही इसमें अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नीति आयोग, ये बहुत ही कॉमन सवाल है। एनटीपीसी हर बार ये सवाल पूछती है कि एनटीपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों नीति आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे जुड़े सवाल हर बार एनटीपीसी द्वारा पूछे जाते हैं। तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जैसा कि हम जानते हैं नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना है और प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे।
तो वही इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? तो ये रिपोर्ट 1972 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद सवाल नंबर 19 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इनका जन्मदिन आता है 29 जून को। इसी दिन हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। फिर इसके बाद जो 20वां सवाल है कि उड़ान स्कीम किससे संबंधित है? तो जैसा कि हम जानते हैं उड़ान स्कीम का फुल फॉर्म ही है उड़े देश का आम नागरिक। ये एयर ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। इसके बाद सवाल नंबर 21 कि जिस प्रकार श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये सवाल रीजनिंग में पूछा गया था। तो दोस्तों पीली क्रांति है खाद्य तेल और तिलहन फसलों के उत्पादन से। इसके बाद जो 22वां सवाल है वो ये है कि किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है? तो इस फसल का नाम है लेग्यूम क्रॉप। इनसे जो मिट्टी है उनमें नाइट्रोजन की स्थिरीकरण बढ़ जाता है और उससे उर्वरकता उनकी बढ़ जाती है। इसके बाद जो 23वां सवाल है कि बार्ली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों महाराष्ट्र की एक जनजाति है बार्ली जनजाति, इसके द्वारा ये बनाई जाती है, तो ये महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। इसके बाद जो 24वां सवाल है दोस्तों कि न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती लड़ने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर बजरंग पूनिया न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 6 मई 2019 को 2 बार के यूएस चैंपियन यानी डियागो महालिस से कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस मुकाबले को ग्रेट एट द गार्डन बीट द स्ट्रीट नाम से भी जाना जाता है।